नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी एक मुहिम चलाए हुए है और वो ये है कि कैसे और किस अंदाज में उसे सत्ता प्राप्त करना है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो दोबारा सत्ता में आए और सत्ता में आने के लिए विकास का जो एक रास्ता है और विकास जो एक हथियार के रूप में है, वो उत्तराखंड की धामी सरकार उस हथियार के सहारे आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में धामी सरकार क्या अपने मुकाम को हासिल कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के संदर्भ में उनके कुछ मंत्रियों का औरा और उनका काम बहुत प्रभावी है और उनके दम पर उत्तराखंड में भाजपा दोबारा सत्ता हासिल करने की ओर आगे बढ़ रही है। आज हम उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री जो सैनिक कल्याण और उद्योग मामलों को देखते हैं, उनका प्रभार उनके पास है और उसके जरिए वो बहुत कुछ उत्तराखंड के लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं और उसी की ताकत पर एक बार फिर लोकप्रिय भाजपा सरकार की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवी स्टार न्यूज में। सर, आपको क्या लगता है कि जो राजनीति इस समय कांग्रेस कर रही है और जिसके सहारे वो आपको घेरने की कोशिश कर रही है, क्या वो सफल हो जाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और बूथ इकाई तक हमारे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि चुनाव जो है बूथ पर लड़ा जाता है। आप कितने भी काम कर लें, कितनी भी सड़कें बना लें, कितने पुल बना लें, कितनी आर्थिक सहायता दिला दें, और चुनाव जो है बूथ पर लड़ा जाता है। और आज बूथ तक हमारी इकाई मजबूत है और हमने नारा दिया है कि बूथ जीता, चुनाव जीता। लेकिन और जो विकास कार्य हमने किए हैं जी 4.5 साल से अधिक हमारी सरकार को हो गए हैं। केंद्र सरकार की मदद से जितनी भी योजनाएं यहाँ पर लागू हुई हैं, सीधा सीधा उसका लाभ जनता को मिला है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो जी। और अभी जो हमारी आर्थिकी जो टूरिज्म पर डिपेंड थी, क्योंकि 1.5 साल से टूरिज्म बंद था, 200 करोड़ का पैकेज राहत के रूप में हमने उन जो से प्रभावित थे उन लोगों को दिया है। हेल्थ सेक्टर में जिन्होंने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, 200 करोड़ का पैकेज सरकार ने उनको दिया है। हमारे डॉक्टरों का जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक बहुत संख्या में हैं और देश की सीमा पर शहीद होने वाला चाहे कोई भी घटना हो, कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है जी। हमारी सरकार ने तय है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होता है, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे यहाँ के बच्चे अधिकतर NDA IIM में निकलते हैं। हमने उसकी तैयारी के लिए पहले जब सिलेक्शन होता था तब पैसा दिया जाता था, उसको जरूरत नहीं है। जब आदमी का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो ऑलरेडी उसको वहाँ से स्टाइपेंड मिलता है। हमने ये तय किया कि जो बच्चा सिलेक्ट होगा उसको उसकी कोचिंग के लिए 50,000 रुपये हमारी सरकार देगी। हमने सेकेंड वर्ल्ड वार की विडोज की पेंशन बढ़ाकर 4,000 से 10,000 कर दी है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि कोई सैनिक जब छुट्टी आता है, उसका कोई काम होता है, कभी DM नहीं मिलता, कभी SDM नहीं मिलता, कभी ADM नहीं मिलता, उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि एक ADM रैंक का नोडल अधिकारी हमने बनाया जो उनकी समस्याओं को सुनेगा। इसी प्रकार इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो आज हमारे जो खाली प्लॉट पड़े हुए थे सिडकुल के क्षेत्र में जी, और 20 साल हो गए हैं, वो उनको कोई खरीद नहीं रहा था। हमने उसको उनके रेट घटाकर हमने 2800 से 2500 कर दिया ताकि वो निकल सके। हमारी जो लैंड कन्वर्जन चार्जेज हैं जो 15% है उसको घटाकर हम 10% कर रहे हैं जी। हम सेलाकुई में, हरिद्वार में नई फार्मासिटी डेवलप कर रहे हैं।
जैसा कि हम आपने ये तमाम जानकारियां दी, बड़ा सवाल ये है कि इन 4.5 सालों में जी 2 बार मुख्यमंत्री बदला जा चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है जी। कि एक कोई भी छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है और समय और परिस्थिति के अनुसार उसको संगठन की जिम्मेदारी या कोई और जिम्मेदारी दी जाती है। जहां पर जिस जगह उसका उपयोग होता है, पार्टी उसके हिसाब से उसका उपयोग करती है। अभी आपने देखा होगा हमारी मुहिम गवर्नर, जो यहाँ की गवर्नर थी, उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, उनको उत्तर प्रदेश भेज दिया। तो किस व्यक्ति का कब कहां पर उपयोग करना है, ये हमारा नेतृत्व तय करता है और उसके हिसाब से पार्टी का कार्यकर्ता काम। क्या ऐसी बात है जिसके आधार पर आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम तमाम परिवर्तन करें, लेकिन जो विकास की धारा है वो बह ही रही है? उसके पीछे आधार क्या है? उसका आधार यह है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, जब से हम सत्ता में आए हैं लगातार जनता के काम कर रहे हैं। और चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे पार्टी की यहाँ की सरकार हो, कोई भी एक भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर नहीं है और ऐसी ईमानदार सरकार यहाँ पर चल रही है। और आज तो हमारा एक युवा नेतृत्व, एक सैनिक का पुत्र इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसके जो एक टीम को लेकर टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी ताकत है और निश्चित ही इसका लाभ हमें मिलेगा। एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या आपको नहीं लगता कि हरीश रावत जी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है परिवर्तन यात्रा में? ये हरीश रावत जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना ज्यादा है, पिछली बार भी बहुत ज्यादा था, तो दोनों जगह से उनका काम हो गया था, उसने वो मुख्यमंत्री थे। और आम आदमी पार्टी ने भी बड़े वायदे कर लिए हैं और वायदे का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अरविंद केजरीवाल ने कितने लाख नौकरियों का जिक्र किया है आपको पता ही होगा। अब एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आप, ये जो परिवर्तन यात्रा अरविंद केजरीवाल का झुंझुना, अभी तो फिर भी मैं भी मानता हूं झुंझुना ही, क्योंकि जितनी नौकरियों को देने का वायदा आपने भी दिया था वो वायदा अभी पूरा नहीं कर पाए। देखिए, केजरीवाल से बड़ा झूठा व्यक्ति कोई इस देश के अंदर नहीं है। दिल्ली में उन्होंने क्या वायदे किए थे, कितने पूरे हुए, आप दिल्ली में बैठे हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं जी। और दिल्ली से बाहर वो जहां गए उनकी क्या स्थिति हुई ये भी आप जानते हैं। और ये उत्तराखंड तो वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। जो केजरीवाल सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता हो, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता हो, यहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। केजरीवाल की दाल यहां पर गलने वाली नहीं है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और केजरीवाल को यहां पर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मंत्री जी, आप बार बार सैन्य कल्याण का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आप वही मंत्रालय भी देख रहे हैं, साथ ही साथ उद्योगों का भी जिक्र कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड तो वीरों की भूमि है, लेकिन सैनिक कल्याण के लिए जो अपेक्षा आपकी सरकार से थी, क्या आपको लगता है कि 100% उन अपेक्षाओं पर आप खरे उतरे हैं? देखिए, 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जितना हम कर रहे हैं, हमारी 46 साल से हमारे पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे और उसको पूरा किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। मैंने जैसे उदाहरण दिया आपको, यहां पर हमारी सेकंड वर्ल्ड वार की विडोज की पेंशन पिछले 60-70 साल से जो है 4,000 थी, उसको 10,000 हमने किया है। हमने हाउस टैक्स में, जो पहले शहरी क्षेत्रों में सिर्फ छूट मिलती थी हाउस टैक्स में पूर्व सैनिकों को, और सैनिकों की मांग थी कि कैंट क्षेत्र में इसको भी लागू की जाए। 14 अगस्त को हमने इसकी घोषणा कराई है। अब कैंट में रहने वाले पूर्व सैनिकों को भी हम हाउस टैक्स में छूट देंगे। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर जी, जिस प्रकार आप इतिहास उठाकर देखें, पूर्व में भी जी हमेशा पूर्व सैनिकों ने और सेवारत सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, क्योंकि आज सेना को जितनी खुली छूट कश्मीर के अंदर मिली है, अभी मैं एक आर्मी के जनरल स्कूल लोगों के साथ बैठता हूं, पहले हथियार थे, सब कुछ थे, सारी चीजें थी, लेकिन गोली चलाने का आदेश नहीं था। लेकिन मैं आपसे ये सवाल है तो एक से चलती है, ऐसे ही दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चल रही, तो निश्चित ही
बिल्कुल, मैंने ये कहा ना, तो ये तो ये तो वीरों की हमें भूमि है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। और मुझे आप पे भी गर्व है कि आपके पिताजी जी सैनिक थे और आप भी सैनिक रहे हैं। मुझे इस पर गर्व है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आप एक पूर्व सैनिक हैं और इसके बावजूद भी अभी भी सेना को जो ज़रूरत है रिटायरमेंट के बाद, और ख़ास करके जो सैनिक कल्याण के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, 2-3 राज्य तो खास करके उसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये वीरों की भूमि है। अगर ये सारी बातें हो जाएं तो जो उत्तराखंड से जी मैं काम कर रहा हूं। अभी हमने एक चीज और सुनिश्चित की है कि इंडस्ट्री के अंदर जी अगर कोई सैनिक इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 5% की छूट इंडस्ट्री में भी हम उसको देने जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी कुछ कई अभी जब अफगानिस्तान से हमारे कुछ सैनिक भाई लौट कर आए जी और मैं उनका वेलकम करने गया, मिलती थी अफगानिस्तान के अंदर। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आप कोई काम करना चाहेंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हमें अगर सरकार कोई मदद करेगी तो हमने कहा ठीक है, जो सब्सिडी मिलेगी उसके अलावा हम 5% की लैंड उसमें जो है की छूट हमने भूतपूर्व सैनिकों को देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लगातार सैनिकों के हित के लिए कर रहे हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमने जो हमारी डेकोरेशन पदक होते हैं, जी। एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, पहले पीवीएसएम को 15,000 रुपए मिलते थे, जी उसको बढ़ाकर हमने 2 लाख रुपए कर दिया है। एवीएसएम को 7,000 रुपए मिलते थे, उसको बढ़ाकर हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया है। जी जी एसएम को जो है सेना मेडल को 1 लाख मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 1 लाख कर दिया है। वीएसएम को 75,000 रुपए हम दे रहे हैं। तो लगातार सैनिकों की चिंता हम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा कोई चुनावी स्वार्थ है। अगर आपने देखा होगा, सैनिक के सम्मान की प्रक्रिया अगर शुरू हुई है तो कारगिल के बाद हुई है। कारगिल से पहले अगर देश की सीमा पर कोई जवान शहीद होता था, मैं भी फौज में रहा हूं, उसकी डिक्स आइडेंटिटी बैट और राख कर भेजी जाती थी और कह दिया जाता था कि आपका बेटा जो है देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। सर, एक सवाल तो है उसके लीजिएगा, जी। जब पहली बार कारगिल का युद्ध हुआ उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए, तिरंगे झंडे में उसका पार्थिव शरीर उसके घर भेजा गया, पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया, उसके परिवार को गैस एजेंसी पेट्रोल पंप दी गई। आज वो परंपरा बन गई है, अगर कोई आज जवान शहीद होता है पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार होता है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिल्कुल। इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि ये तो वीरों की भूमि है और यही वो लोग हैं जिन्होंने, जब पुलवामा हुआ था तो इन्होंने सवाल उठाया था कि ये तो हुआ ही नहीं, हमें इसके सबूत चाहिए। तो आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब इनको दे देगी। बिल्कुल, वो जनता जवाब देगी। बड़ा सवाल ये है कि यूथों का, मतलब जब आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में यूथ्स का पलायन होता है उत्तराखंड से। अब आप उद्योग मंत्री भी हैं सर, सवाल थोड़े तल्ख हैं लेकिन ये जवाब तो चाहिए ही। अभी हम युवाओं के लिए जहां हमने 24,000 सरकारी पद हमने निकाले हैं, शीघ्र उस दिशा में काम हो रहा है। और अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के माध्यम से हम 20,000 नौजवानों को रोजगार देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे इंडस्ट्री के 50,000 का हम लोन देंगे और उसमें 20,000 रुपए की सब्सिडी हम देंगे। ये काम हम करने जा रहे हैं जी। और अभी तक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 3,864 आवेदक आए हैं, जिनको हमने 113 करोड़ के ऋण की स्वीकृति हमने की दी है और लगभग 10,000 लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिला है। जी। देखिए, सरकारी नौकरी हम सबको नहीं दे सकते जी। आज हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां 2.5 लाख हैं और इंडस्ट्री के माध्यम से 3.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का हमने काम किया है और आगे भी इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जहां 24,000 सरकारी नौकरी हम देने जा रहे हैं, वहीं इंडस्ट्री के माध्यम से लगभग 80,000 लोगों को रोजगार देने हमारी सरकार जा रही है। क्या कारण है सर कि उत्तराखंड में एक इकोनॉमिक जोन जो क्रिएट होना चाहिए था वो बहुत सीमित हो गया, ऐसा क्यों हुआ जबकि आपकी सरकार के 4.5 साल हो गए? देखिए, 2 साल तो उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश सभी हमने इन्वेस्टर समिति यहां पर की थी जी। 1,24,000 करोड़ के हमारे एमओयू साइन हुए थे। हाँ। लेकिन कोरोना के कारण मात्र
26,000 उसमें इंप्लीमेंट हो पाए, जी। हालांकि अब लोग आने शुरू हो रहे हैं। जी। और जिस दिन और उसके माध्यम से हमने 33,000 लोगों को रोजगार दिया है। जी। शेष जब यहां पर आ जाएंगे, हमारी उनसे बातचीत चल रही है, 73,000 लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि निश्चित ही कोरोना के 1.5-2 साल के कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी गति धीमी हुई है, और इंडस्ट्री के लोगों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए हमने एक संवाद कार्यक्रम इंडस्ट्री के लोगों के साथ किया था जी। और उसके माध्यम से जो सुझाव उनके आए थे, उन सुझावों पर अमल करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। अभी हमने निर्णय किया है कि कई ऐसे डिस्प्यूट हैं जो हमारे सिडको या इंडस्ट्री के साथ में जी। जो इंडिविजुअल है उनके हैं, हमने उसके लिए एक कमेटी बना दी है। उसमें एक हाई कोर्ट का जज, एक रिटायर्ड आईएएस और एक अन्य व्यक्ति को रखकर हम सारे मामलों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोर्ट में जाते रहेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो बैठकर उसको हल कर रहे हैं ताकि उनको भी सुविधा हो, सरकार को भी। अगर मान लिया कोई इंडस्ट्री लगती है तो जीएसटी मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेहनत करते करते पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, नेतृत्व ने मेरे पर भरोसा जताया, और आज 3 बार से लगातार विधायक हूँ। आज मंत्री की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, और जो जिम्मेदारी मुझे चाहे पार्टी के पदाधिकारी के रूप में मिली है, चाहे मंत्री के रूप में मिली है, मेरी कोशिश है कि पूरी ईमानदारी इसको पूरे करने का प्रयास करता हूँ। बचपन में कुछ ऐसी यादें जो आज भी आपको याद करते ही आप भावुक हो जाते हैं, मैंने देखा है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बहुत गरीबी देखी है जी। एक वक्त ये था मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे जी। एक वक्त ये था कि चौथी क्लास पढ़ने के बाद भाई बहन जाते थे तो मैं जेब खर्चा निकाल के हर की बड़े में गुब्बारे भी बेचा करता था। जी। तो मैं कोई अपने अतीत को नहीं भूलता हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा गरीबों और कमजोरों के बीच में काम करता हूँ। कोई गरीब अगर मेरे सामने आता तो मुझे अपने दिन याद आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी मदद करूँ, और यही कारण है कि आज जनता का प्यार लगातार मुझे मिलता है। आपने एवी स्टार न्यूज़ के साथ बात की और अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जोशी जी। तो ये थे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, और जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सरकार का और जिस मंत्रालय का प्रभार उनके पास है उसका पक्ष रखा, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की कि मैंने बचपन से गरीबी देखी है, अभावों को देखा है, इसलिए गरीबी और अभाव को दूर कर हर एक उत्तराखंड वासी के चेहरे पर मुस्कान लाने की मेरी कोशिश है, और उस कोशिश के प्रति मेरा समर्पण है, ये कहना है गणेश जोशी जी का। एवी स्टार न्यूज़ के इस खास बातचीत में, इस गुफ्तगू कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।